जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग आज ठीक ठाक होंगे। चलिए आज हम आपको कक्षा 11th के झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा अर्थात जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए हिंदी विषयों के सारे प्रश्नों को अपनी भाषा में समझाने का कोशिश करता हूँ, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ कर जाएँ और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो चलें प्रश्न को हल करने से पहले आपको जो है कुछ कहानियाँ पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें दिया गया कुछ कहानी है, इनको पढ़ लेंगे, इनके बाद प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए कहानी को पढ़ लेते हैं। पहले कहानी में कहा गया है, कहानी है फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला गया। अर्थात कहानी का कहना है कि जो समय चला जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो जग में कहो बाधा रहित कब कौन काम हुआ भला। इसलिए हमेशा जग में क्या रहना है, बाधा रहित रहना, यानी हमारे अपने आप में कभी किसी का बाधा नहीं रखना है और अपने आप को स्वतंत्र रखना है। बहती नदी सूखे अगर उस पार मैं उसके चलूँ। आपको ये आशा रखना है मन में कि बहती नदी सूखे अगर, यानी अगर नदी में पानी है और वो बह रहा है तो उनके सूखने के बाद हम उस पार उसके चले जाऊँ, ये आशा रखकर आपको कार्य पर तल्लीन यानी लगनशील रहना है। तो चलते आगे लिखा हुआ है, बहती नदी सूखे अगर उस पार मैं उसके चलूँ और इस सोच में बैठा पुलिन पर पार जा सकता भला। इसलिए इस सोच में अगर आप बैठे रहेंगे कि जब पानी नदी का सूख जाए तो हम पार भला हो सकते हैं, तो आपका कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी। इनके आगे लिखा गया, इस सोच में किस रीति से कब करना बना कर योजना मन में लिए आशा प्रबल। और हमारे मन में यानी अपने मन में आशा जो है, आशा हमेशा प्रबल यानी मजबूत रखना है, दृढ़, जो वही बढ़ पाएगा। और जिसके मन में आशा मजबूती से लगा रहेगा वही आगे बढ़ भी पाएगा। आगे लिखा है, उसको मिलेगा तेज बल, अर्थात उसको ताकत भी मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी सब ओर से, यानी चाहूँ देश से, चारों ओर से। कर्मयोगी भी कहलाएगा, वीर अनुपम होगा तथा साहसी सुख पाएगा, ऐसे व्यक्ति जो करेंगे। चलिए अब प्रश्न में कहा गया है, अब हमने कहानी को तो पढ़ लिए, उनके अनुसार प्रश्नों को एकदम बिल्कुल आसान भाषा में दे पाएंगे अब आंसर इनका। प्रश्न 1 में कहा गया, एक बार जाने के बाद क्या वापस लौट कर नहीं आता। तो आपको कहानी बताया गया था कि एक बार जब समय चला जाता है लौट कर वापस नहीं आता, अर्थात समय बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। तो हमने इसमें जो कहानी पढ़े ये किनके बारे में कहा गया था, समय का महत्व के बारे में पढ़े थे। तो ऑप्शन को बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं, जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। तो हमने पढ़े, जीवन में वैसे लोग प्रगति करते हैं जो योजना बनाकर कार्य करते हैं तथा आशा मजबूत यानी प्रबल भाव रखते हैं। उपरोक्त दोनों सही है। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया, दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो दृढ़ निश्चय से अगर आप कोई कार्य करेंगे तो आपको सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करने से, सफलता प्राप्त करने से, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने से उपरोक्त सारे सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 5 पर। अब 5 में भी जाने से पहले आपको कुछ लाइनें दिया हुआ है, उनको पढ़ेंगे और अपनी भाषा में फिर से प्रश्न को हल करेंगे। कहा गया है, साहित्य का आधार जीवन है, इसलिए जीवन क्या है, साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती, उसकी अटारियाँ मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती है, उन्हें देखने को भी नहीं जी चाहेगा। अर्थात जिस प्रकार आप देखते हैं कोई मकान बना हुआ है तो आप उनके ऊपर देखकर एकदम लाजवाब मकान के बारे में आहा वाह करते हैं कि वाह कितना सुंदर मकान है, परंतु आप ये कभी नहीं सोचते या फिर उनके बारे में आप नहीं कभी जरा सा भी नहीं सोचते कि इनके नीचे के जो बुनियादी स्तर है वो कैसा होगा। यानी आप उनके बारे में क्या, जीवन परमात्मा की सृष्टि, तो उनके बारे में उन्हें देखकर भी जी नहीं चाहेगा कि कैसा होगा इनके अंदर। अर्थात आगे है, जीवन परमात्मा की सृष्टि है, ये जो जीवन है हमारा ये किसका बना हुआ है, परमात्मा का सृष्टि है, इसलिए अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, अबोध है, आगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध भी है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित भी है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिसके इधर उधर वह नहीं हो सकता, लेकिन जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। तो आपको क्या याद रखना है, जीवन का उद्देश्य हमेशा क्या होनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य आनंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है यहाँ पर। आगे, मनुष्य जीवन पर्यंत अनंत की खोज में रहता है, इसलिए कहा भी गया है कि मनुष्य कभी अपने आप को रोक कर नहीं रखता, वह जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर कुछ न कुछ आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य मिलता है, अर्थात किसी को इम्पोर्टेंस रत्न द्रव्य मिलता है, तो किसी को भरे पूरे परिवार मिलता है, किसी को लंबे चौड़े भवन मिलते हैं,
तो किसी को ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन इन सबों में सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस क्या है? साहित्य का आनंद से ऊंचा कुछ भी नहीं है। इसे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। अब कहानी समझ गए होंगे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहा गया है साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है? तो ये साहित्य की दीवार जीवन की नींव पर खड़ी होती है। प्रश्न 6 में कहा गया जीवन का आगम्य है। जीवन जो हमारा है वो आगम्य है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा की सृष्टि है, उनकी सृष्टि परमात्मा ने की है। अर्थात आगे प्रश्न पर चलेंगे जीवन का उद्देश्य क्या होनी चाहिए? तो जीवन का उद्देश्य है हमारा क्या? आनंद भरा, आनंदमय। प्रश्न 8 में है गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो आपने पढ़ा जीवन का उद्देश्य के बारे में, तो शीर्षक क्या होनी चाहिए? जीवन का उद्देश्य। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 9 पर। आगे प्रश्न में कहा गया जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? आज हम सभी लोग, जन मतलब हुआ जनता, जनता का मतलब हो गया हम सभी लोगों के पास जो श्रव्य मतलब सुनने का माध्यम है। हम जो कोई समाचार सुनते हैं वो किस माध्यम से सुनते हैं? दूरदर्शन से, रेडियो से, या फिर समाचार पत्र से? तो सुनने का काम हम किनके द्वारा करते हैं? रेडियो के माध्यम से करते हैं। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये पत्रकार की जिम्मेदारी होती है सभी सूचना को एकत्रित करना तथा संपादक यानी जो प्रिंटिंग करते हैं उनको पहुँचाना। ये सारे काम किसका होता है? पत्रकार का होता है। आगे प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है। तो रचनात्मक लेखन का माध्यम कैसी होना चाहिए? भाषाई होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 12 पर कहा गया नाटक विद्या है। आप सभी लोग नाटक देखने गए होंगे या तो नाटक के बारे में कभी सुने होंगे। अगर सुने होंगे तो वो दृश्य हो गया, और नाटक यदि आप सिर्फ सुने होंगे तो आपको उतना रहस्य नहीं आया होगा, इसलिए आप उनको देखे भी होंगे। इसलिए नाटक विद्या क्या है? दृश्य और श्रव्य दोनों है। ऑप्शन को बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 13 पर। आमतौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहते हैं? ऐसे आमतौर पर कार्यालयी पत्र को प्रतिवेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन कहा जाता है। परंतु कार्यालयी पत्र अगर यहाँ प्रतिवेदन नहीं रहे तो कार्यालयी पत्र या फिर अन्य किसी प्रकार के पत्र हो उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना, अपने पापा को पत्र लिखना, ये अनौपचारिक कहलाता है। यानी सगे संबंधी को पत्र लिखना अनौपचारिक कहलाता है, तथा अब किसी अधिकारी को अर्थात हेडमास्टर को लिखना औपचारिक कहलाता है। परंतु इनमें कहा गया आम तौर पर कार्यालयी पत्र को प्रतिवेदन कहा जाता है। आप तीनों बातों को याद रखेंगे कि अगर रिलेशन संबंधित कोई पत्र हो अनौपचारिक लगाएंगे, किसी कार्यालय से संबंधित पत्र हो औपचारिक लगाएंगे, परंतु आम तौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन कहा जाता है। चलते प्रश्न का 14 पर। वर्तमान समय में जनता तक अर्थात हम लोगों तक पहुंचने वाला समाचार पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप सभी लोग तो बिल्कुल आसान भाषा में इनको समझ सकते हैं। समाचार पत्र द्वारा भी हमें मिलती है, इंटरनेट के माध्यम से भी हम समाचार सुनते हैं, प्रेस विज्ञापितों द्वारा भी सुनते हैं, अर्थात इनमें से सभी बिल्कुल प्रश्न सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 15 पर। 15 में कहा गया है फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन ओनली 1 यानी एक आयाम होता है। प्रश्न संख्या 15। फीचर आयाम में कितने लेखन होते हैं? एक होते हैं। 16 में कहा गया है नोटिस का हिंदी रूप। तो आप सभी को याद रखना है नोटिस यानी किसी बात को नोटिस करना है, अर्थात क्या? सूचना को नोटिस करना है। इस नोटिस का मतलब क्या हो गया? सूचना। 17 में कहा गया है पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो पत्राचार ये विचारों क्या है? विचारों का सरल अभिव्यक्ति है। आगे प्रश्न का 18 में कहा गया है वह हिंदी जिनका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है, तब उसे आधुनिक हिंदी का रूप दिया गया। प्रश्न को बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए हमको पहले कुछ 3-4 लाइनें दिया हुआ, इनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इनके बाद प्रश्नों को समझ लेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है अंधकार की गुहा सरीखी, अर्थात इन्होंने अंधकार की गुहा को देखा। सरीखी मतलब अध्ययन किया, देखा। उन आँखों से डरता है मन, और ये अंधेरी रातों से उसको क्या लगता है? डर लगने लगता है। भरा दूर तक उसमें दरून मतलब दूर दूर तक उसमें दरून सा दिखाई पड़ता है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब चलते प्रश्न संख्या पर कहा गया प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये कविता जो है ना ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है, इसलिए आपको इन कविताओं को अध्ययन करने पर आप इनके राइटर का नाम याद करना पड़ेगा। इसलिए हमने तो पढ़े हैं, तो आपको बता दें कि ये कविता किसका लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं, सॉरी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये लिखी गई कविता है। प्रश्न संख्या चलते अगले पर। अगले में कहा गया 20 में किन आँखों से कवि को डर लगता है? तो आपको बताया गया अभी चीर शोषित किसान की आँखों से क्या लगता है? इनको डर लगता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर।
किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो वही अंधेरी गुफा से की गई थी। तुलना किसके? अंधेरी गुफा से। दरुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 23 में चलता है। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? ये भी टेक्स्ट बुक द्वारा लिया गया प्रश्न है। अर्थात आप यदि आप इन प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ANS कोचिंग क्लासेस पर जाएँ। वहाँ पर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट बुक के बारे में एक एक करके प्रश्नों का हल या फिर कहानी के रूप में सुनाया गया है। आप उनको देखकर इन प्रश्नों को आसान भाषा में फिर से पुनः समझ सकते हैं। परंतु एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप जल्दी में से अपने ध्यान में रख लेंगे कि मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो ये राणा द्वारा विष का प्याला भेजा गया था। आगे 24 में है, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें के नाम लेकर पंक्ति में पाँचवां कौन है? तो ये कवि के बारे में कहा गया पाँचवां। चंपा अपने बालम को कहाँ कभी नहीं जाने को कहती है? तो चंपा अपने पति को जो है ना कोलकाता कभी जाने को नहीं कहता। कवित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है? थोड़ा सा विश्वास ने को कहा है, थोड़ी सी उम्मीद कही है बचाने के लिए, थोड़ा सा सपने बचा कर रखने के, अर्थात ये सभी बिल्कुल सही है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भूलना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये व्याकरण से लिया गया प्रश्न है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बनाने से पहले यहाँ भी कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेंगे, इनके बाद प्रश्नों को हल कर लेंगे। कहा गया है प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही, यानी मोहन जब प्राइमरी स्कूल पास करते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले की यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया। तो आप प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 28 में कहा गया प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये जो टेक्स्ट बुक द्वारा लिया गया है पर कहानी, ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित है। आगे 29 में कहा गया प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ? तो उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुए। आगे लिखा है वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे? तो वो पुरोहित थे। आगे 31 में कहा गया मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई? तो वही मास्टर त्रिलोक सिंह का भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुआ क्योंकि उन्होंने कहा था कि आगे चलकर बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे और उन्हें जैसा कहा था वो सिद्ध हो गया। आगे प्रश्न संख्या 32 में कहा गया मियां नसरुद्दीन कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था? वालिद का मतलब गार्जियन होता है, जिसको हम लोग पिता बोलते हैं, ठीक है। तो मियां नसरुद्दीन ने अपने पिता से क्या सीखा था? नान बाई प्राप्त किया था अपने पिता से, तथा उन्होंने बहुत सारे कला भी सीखे थे। आगे प्रश्न संख्या 33 में चलते हैं। 33 में कहा गया नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के समय किनके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया था? तो ये आसिफ जाह के अनुरोध पर रोक लगा दी थी उन्होंने। आगे प्रश्न संख्या 34 में मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गया? अनायास का मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। तो मोहन जब कहानी सुना था किसी चित्र मूर्तिकार के बारे में तो अचानक ही उन्हें अपना मुंह मोड़ लिया, किधर? मूर्तिकार की तरफ। आगे प्रश्न का 35 में किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उनकी कमजोरियों पर जोर दिया गया है? तो ये जामुन का पेड़ कहानी पर ये सब कहा गया है। प्रश्न का 36 पर चलते हैं। 36 में कहा गया सैयद हैदर रजा के अनुसार चित्रकला क्या है? तो चित्रकला क्या है? सौंदर्य की अनुभूति है। प्रश्न का 37 पर चलते हैं। लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर आया था? तो ये बरसात फिल्म पर आया था पहली बार। प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो सीधे बरसात से पानी जो मिलता है उन्हें पालर पानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 39 पर है बीबी नहीं है या बेबी होगा। प्रश्न संख्या 39 में बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी? तो बेबी ने अपनी किताब जो है ना ये बांग्ला भाषा में लिखा था। प्रश्न संख्या अंतिम पर चलते हैं। अंतिम में कहा गया है पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई? तो इसमें लिखा हुआ था क्या? सरस्वती के जो कहानी पढ़ा था बेबी व्याकुल थे, यानी आश्चर्यचकित थे इनके कहानी को पढ़कर। तो चलिए आज हम आपको सारे प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी भाषा से बता दिया गया। आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी ANS कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको बेहद लगे या इन्हीं प्रश्नों में से किसी का और त्रुटि आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।